हेलो नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल में। तो आज आपसे हम बात करेंगे वीडियो स्पेशल, यानी कि हमारी पुरानी जो पेपर था वीडियो स्पेशल का वो भी आने वाला है। 26-27 जून को है और हमारी नई भर्तियां भी वीडियो की जारी हो चुकी हैं। तो जिनका अच्छा स्कोर है पैट में वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वीडियो का एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। ये हमारा पुराना एग्जाम था, लेकिन अब नया एग्जाम भी आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिएगा, आपके लिए वीडियो स्पेशल बैच लेके आया हूं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो स्पेशली रहेगा, वीडियो के दृष्टिकोण को देखते हुए अभी इस बैच को लॉन्च किया गया है। लेकिन ये विभिन्न परीक्षाएं जितनी भी हमारी एसएससी वगैरह जितनी भी आपके पेपर कंडक्ट कराती है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी पेपर कराती है, उन सभी पेपरों में यानी कि भारत के सभी पेपरों में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और विभिन्न पेपरों में पूछे भी गए हैं इन प्रश्नों को। तो देखिएगा हमारा टाइम टेबल क्या है। हमने आपको सुबह करंट अफेयर्स में भी बताया था, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारा। ये तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको यहाँ से पीडीएफ चाहिए है तो या तो आप इस पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें, या उसके बाद क्या करें, अगर आप व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो सुबह 6 बजे जो आपकी क्लास हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की देखिएगा बात करते हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार उत्तर प्रदेश स्पेशल मैं आपको 26 जून से पहले पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल की सभी कक्षाएं करा दूंगा। एक कक्षाएं हमारी चैप्टर वाइज रहेंगी। फिर हम एमसीक्यू फॉर्मेट पे बात करेंगे। कम से कम 200 एमसीक्यू हम उत्तर प्रदेश से लगाएंगे, वही आपके पेपर में आएंगे। ठीक है। उसके बाद इतिहास की क्लास को देखिएगा आप लोग, सोमवार और गुरुवार को 8 बजे। भूगोल की क्लास आपकी बुधवार और शनिवार को 8 बजे होगी, यानी कि वीडियो री एग्जाम जो आपका होगा, यानी कि वीडियो की हम चर्चा 6 डेज करने वाले हैं और करंट अफेयर्स की चर्चा हम 6 डेज में करने वाले हैं। एक हम आपके लिए 7 वीडियो कम से कम आपकी करंट अफेयर्स की रहेंगी, उन्हीं से आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाएंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ये देखिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप एसएमएस कर सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्नों को मैं लेके आया हूं। तो पहला ही प्रश्न अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर आपके पूछा गया था वीडियो के पेपर में। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या है, या मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से हम जानते हैं। जीवितों का टीला जानते हैं, कंकालों का टीला के नाम से जानते हैं, या दासों का टीला कहते हैं, या मृतकों का टीला कहते हैं। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। अगर मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो कहां पर है, आपके पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में। किस जिले में है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है आपका। और यहां से अगर हम बात करेंगे कि किस नदी के किनारे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है आपका, और आपकी सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे होगा हमारा, सिंधु नदी के किनारे है। तो जो हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसी को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, लेकिन हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है हमारा वो किस नदी के किनारे, आपकी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी जो खोज करी थी वो राखाल दास बनर्जी ने करी थी। राखाल दास बनर्जी ने की थी। 1922 में इसकी खोज की थी। और इसका जो उत्खनन जो किया था, यानी कि उत्खननकर्ता जो थे वो कौन थे, वो जॉन मार्स थे। तो जॉन मार्स क्या थे, उत्खननकर्ता थे। तो प्रश्न हमारे बनेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज करी वो राखाल दास बनर्जी ने की। अगर बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है, तो जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल क्या थे, जॉन मार्शल 1902 से लेके 1928 तक, 1902 से लेके 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक बोल सकते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे। सर्वेक्षण विभाग के क्या रहे, महानिदेशक रहे। कब से कब तक रहे, तो 1902 से लेके 1928 तक भारतीय जो
पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग था, यानी कि जो हमारी खोजकर्ता जो पुरानी चीजें होती हैं उनकी खोज करी जाती है, तो उसके द्वारा उनके प्रमाणों को प्रमाणित किया जाता है, यानी कि उनके साक्ष्यों को प्रमाणित किया जाता है, तो उसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, इसका जनक किसे कहते हैं, तो जनक हम कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम यहाँ से क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब हम देख लेते हैं कि जो हमें, यानी कि हम क्या कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को हम किस नाम से जानते हैं, तो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है आपके वहां से कई सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार का साक्ष्य हमको मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है, और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सुंदर इमारत है आपकी कौन, यानी कि सबसे सुंदर कृति है, तो क्या है आपकी विशाल स्नानागार है। उसके बाद यहां से हमको विशाल अन्नागार भी मिला है। विशाल अन्नागार भी हमको मिला है। उसके बाद कांसे की मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई, कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है। हाथी का कपाल कुंड मिला है हमको। पुरोहित भवन मिले हैं हमको, हाथी का कपाल कुंड। पुरोहित भवन मिले हैं हमको, कह सकते हैं तांबे के ढेर मिले हैं, तांबे के ढेर भी हमको मिले हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें मिली हैं, कह सकते हैं सभा भवन भी मिले हैं यहाँ से हमको, सभा भवन। तो ऐसे है ना, बहुत सारी चीजें हमको कहाँ से मिली हैं, तो हमको साक्ष्य प्रमाणित हुआ है। हमको कहाँ से साक्ष्य प्रमाणित हुआ है, तो साक्ष्य आपका प्रमाणित जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, आपके मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है, साक्ष्य हमसे प्रमाणित हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया जो स्थल था वो क्या था, हड़प्पा था। तो हड़प्पा आपके कहाँ पर है, वो भी आपके मोंट मोगरी जिले में है, आपके पाकिस्तान में। अब वो आपके रावी नदी के तट पर है। उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। पहले देखा जाता था कि जो हमारी सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी, लेकिन जब 1921 में जब दयाराम साहनी ने कुछ प्रमाणित तत्वों की खोज कर दी, तो हमको ज्ञात हुआ कि जो विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, तो वो जो हमारी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता हमारी रही होगी। ठीक है, उसके बाद की जो सभ्यता है वो हमारी वैदिक सभ्यता है। तो जो हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, वो आपकी शहरी और आपकी नगरीय सभ्यता है। जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो वो हमारी कैसी सभ्यता है, वो आपकी एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा मृतकों का टीला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। ये प्रीवियस ईयर आपके वीडियो में प्रश्न पूछा भी गया है। डिटेल पढ़ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से प्रश्न क्या है हमारे बनेंगे आपके आगे वाले टाइम पर। अगर पूछा आता है कि कांसे की जो नर्तक मूर्ति है वो किस विधि के द्वारा बनाई गई थी, तो मोम विधि के द्वारा बनाई गई थी। गॉट इट, तो मोम विधि के द्वारा बनाई गई थी। और अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा उन्होंने आज तक नहीं खोज पाया, तो लोहा से परिचित नहीं थे। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का प्रयोग किया। कितने प्रकार की फसलों से ज्ञात थे, तो 9 प्रकार की फसलों से ज्ञात थे। और अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या उगाया, तो सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया था। किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे ये लोग। पशुपति की जो मूर्ति है वो हमको कहाँ से मिली है, वो हमको मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है हमको। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी लिपि कैसी थी, तो लिपि क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, तो ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ध्यान रखिएगा आप लोग, हमने आपको बताए हैं। तो पेपर में यही से हमारे प्रश्न बनेगा, बिल्कुल 9 प्रकार की फसलों से संबंधित थे।
आप याद रखिएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि द्वीपों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। तो हमारे क्या होते हैं, भूगोल का प्रश्न है, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि जो डिग्री चैनल होते हैं उससे कोई से 2 राज्य, कोई से 2 देश या कोई से 2 द्वीप अलग हो सकते हैं। तो द्वीपों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो कौन कौन से द्वीप हैं जो अलग हुए हैं आपके, ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे द्वीप हैं जो अलग हुए हैं। तो ऑप्शन है अंडमान और निकोबार और सुमात्रा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मालदीव और लक्षद्वीप, और उसके बाद बात करेंगे सुमात्रा और जावा की। तो देखेंगे कि 10 डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल से आपके अंडमान और निकोबार आपके क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, अंडमान और निकोबार आपके अलग होते हैं। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार आपके अलग होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि निकोबार, यानी कि निकोबार को हम कह सकते हैं ग्रेट निकोबार, और जो सुमात्रा जो द्वीप है वो किससे अलग होता है आपका, तो आपके 6 डिग्री चैनल से अलग होता है। कितने, 6 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, तो 6 डिग्री चैनल से अलग होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो मालदीव है आपका और आपका लक्षद्वीप है वो कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, तो वो 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। और उसके बाद है सुमात्रा जो आपके इंडोनेशिया में है, और आपका जावा वो भी आपके कहां पर है, इंडोनेशिया में है। तो 21 के द्वारा अलग होता है, सूडा जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। तो सूडा जल डमरू मध्य के द्वारा क्या होता है, अलग होता है हमारा। तो ऐसे हमने देखा। अगर हम एक चैनल की और बात कर लें, 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात कर लें कि जो हमारा 9 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको अलग करता है, तो मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। किससे अलग करता है, मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो हमने यहां से देखा कि हमारा 10 डिग्री जो चैनल है वो आपके 10 डिग्री जो चैनल है वो आपके अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान को हम यहाँ पे बोल सकते हैं लघु अंडमान, और निकोबार को हम बोल सकते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा कि 6 डिग्री जो चैनल है हमारा वो हमको क्या करता है, वो निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। मालदीव और लक्षद्वीप है वो 8 डिग्री को अलग करता है। और जबकि सुमात्रा और जावा है वो हमको सूडा जो जलडमरू जो मध्य है उससे क्या होता है, हमारा अलग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो बिल्कुल संयम बना के रखें। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें प्रबल भित्तियां होती हैं। ये प्रबल भित्तियां हैं आपके, ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या सुंदरबन, या दिए गए कूटों का प्रयोग। सही उत्तर चुनिए। बोल रहे हैं कि बताइएगा कौन सी इसमें प्रबल भित्तियां होती हैं। और उसके बाद है कि 1 2 3, 2 और 4, 1 और 3, 1 2 3 4, यानी कि चारों आपके विकल्प क्या है, सही हैं। तो देखिएगा बताइएगा क्या होती हैं। यानी कि अगर पिलवर भित्तियों की अगर हम बात करें तो कोरल रीफ इसको बोलते हैं। तो देखिएगा प्रबल भित्तियां होती क्या हैं, तो प्रबल भित्तियों को हम बोलते हैं मूंगे की चट्टानें। तो मूंगों की चट्टानों के नाम से भी जानते हैं हम प्रबल भित्तियों को। तो मूंगे की चट्टानों के माध्यम से जो जीव समुद्र के अंदर प्रबल जीवों जो होते हैं उसके द्वारा जो पदार्थ छोड़े जाते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम। तो किससे बनी होती है प्रबल भित्तियां, तो प्रबल भित्तियां कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो प्रश्न अगर बने कि प्रबल भित्तियां किससे बनी होती हैं, तो जीवों के द्वारा जो छोड़े गए जो पदार्थ होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं आपकी प्रबल भित्तियां। इन्हें मूंगे की चट्टानें कहते हैं। अगर भारत की नहीं, अगर भारत की तो अगर हम यहीं से बात करेंगे
अगर बात करेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कहाँ है, तो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति है। और आपके कहां पर है, तो ये आपके कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की यहां से अगर बात करते हैं तो कैपिटल है कैनबरा, और मुद्रा की अगर बात करेंगे तो मुद्रा आपकी है डॉलर। क्या है मुद्रा? डॉलर। अगर कहें कि विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कौन है, तो विश्व की सबसे महंगी जो मुद्रा है वो आपकी दीनार। दीनार विश्व की सबसे महंगी मुद्रा है आपकी। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया की विश्व की सबसे बड़ी रीफ है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। ठीक है, तो किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और जो प्रबल जो भित्ति होती है उनको हम मूंगे की चट्टाने भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो बिल्कुल ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कच्छ की खाड़ी कहां पर है? गुजरात में है। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है। आपके कहां पर है? आपके गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी भी है आपके सुंदरबन डेल्टा की अगर बात करेंगे, सुंदरबन की बात करेंगे तो आपके कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो बताइएगा क्या होगा ठीक आंसर। तो देखिएगा सुंदरबन में नहीं है, यानी कि आपका सुंदरबन में नहीं है, तो आपका ए भी गलत हो गया और आपका ए भी गलत हो गया। 1 और 3 यानी कि तीनों में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं सुंदरबन क्या है हमारा। तो सुंदरबन जो है आपका, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा जो है आपका वो सुंदरबन का डेल्टा है, जो आपकी 2 नदियों पर बनता है, एक तो गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र। तो 2 नदियों पर बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा व ब्रह्मपुत्र पर बना है। इसे सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है, इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर है, तो भी आपके कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। आपके सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, निकोबार द्वीप समूह पर, स्पीति घाटी पर, या लक्षद्वीप समूह पर? बताइएगा क्या होगा ठीक आंसर हमारा। अगर हम बात करेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो आपके कहां पर है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पे हमारी टोडा जनजाति निवास करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। टोडा जनजाति आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अगर हम बात करेंगे निकोबार द्वीप समूह, तो निकोबार द्वीप समूह में देखिएगा आपका सोम्पेन जनजाति निवास करती है। तो सोम्पेन जनजाति निवास करती है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो स्टेनली निवास यहां पर करती है। ओगे और जारवा, ये कुछ जनजातियां हैं जो यहाँ पर निवास करती हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। स्पीति की बात करेंगे तो कहां पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो आपके विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डाकघर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डाकघर के लिए प्रसिद्ध है। डाकघर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है आपके क्या? स्पीति घाटी। अगर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में जो आपकी जनजाति जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? मेलाचरी। ये जनजाति पाई जाएगी आपकी मेलाचेरी। तो मेलाचेरी जो जनजाति है वो आपके
लक्षद्वीप में पाई जाएगी। और उसके बाद अगर देखेंगे तो एक जनजाति और पाई जाती है, कोया। ठीक है, तो कोया जनजाति पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि जनजातीय दिवस कब बनाते हैं, यानी कि जनजातीय गौरव दिवस हम कब बनाते हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस हम 15 नवंबर को बनाते हैं। और अगर बात करें कि आदिवासी दिवस हम कब बनाते हैं, तो आदिवासी दिवस जो हम बनाते हैं वो कब बनाते हैं, आपका 9 नवंबर। यानी कि जो जनजातीय गौरव दिवस है वो हम 15 नवंबर को बनाते हैं। जो आदिवासी जो हमारा दिवस है वो हम कब बनाते हैं, 9 दिसंबर को क्या करते हैं, आदिवासी दिवस बनाते हैं। तो याद रखिएगा, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस हम 15 नवंबर को बनाते हैं। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आपके निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देखिएगा क्या हो सकता है हमारे यहाँ से। सॉरी स्टूडेंट, चलिएगा फिर से आ गया हूं मैं। ठीक है, चलिए। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो प्रश्न है हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने रणजीत सिंह का रोपड़ में एक बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया था, सम्मान किया था। तो रोपड़ आपके कहां पर है, तो देखिएगा रोपड़ आपके पंजाब में स्थित है। और किस नदी के किनारे है, तो आपके सतलज नदी के किनारे है। तो सतलज नदी के किनारे है। इस नदी पर एक बांध भी बना है जिसे हम कहते हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध भी हम इसको कहते हैं। तो इसी नदी पर आपके बना हुआ है। रोपड़ आपके कहां पर है, पंजाब में। तो हमारा प्रश्न अब बनता है कि रोपड़ में बड़े सम्मान के साथ स्वागत किसने किया था। तो ये देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि आपके जितने भी यहाँ पर गवर्नर जनरल हैं उनका जो समय है वो कितना है, तो 1807 से लेके 1813। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो 1828 से लेके 1835। ठीक है, अगर हम हिस्टिंगस की बात करेंगे तो 1813 से लेके 1823। 1823। और यहां से अगर हम बात करेंगे तो 1836 से लेके 1842 कितना, 1842 तक। 1836 से लेके 1842 तक यहां से रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जो हमारे मिंटो जो प्रथम थे उन्होंने क्या किया था। तो रणजीत सिंह के साथ इन्होंने क्या करी थी, 1809 में 1809 में अमृतसर की संधि की थी। किसकी संधि की थी, अमृतसर की संधि की थी। एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा। तो 1809 में इन्होंने क्या की थी, अमृतसर की संधि की थी। और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो इस पर हस्ताक्षर किए थे चार्ल्स मेटकॉप ने। साथ में किसने हस्ताक्षर किए थे, चार्ल्स मेटकॉप ने क्या करे, इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो देखिएगा कि जो 1809 में जो संधि हुई थी वो किसके समय में हुई थी, लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। और लॉर्ड मिंटो का जो शासन टाइम है वो 1807 से लेके 1813 तक है। ओके, तो 1807 से लेके 1813 तक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करेंगे कि 1809 में जो संधि हुई थी उस समय अमृतसर की, उस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन थे हमारे, यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे हमारे यहाँ पर कौन, आपके लॉर्ड मिंटो थे। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप देखिएगा तो सबसे बड़ा इन्होंने जो कार्य किया था, तो सबसे बड़ा इन्होंने जो काम किया था वो ये था कि नौकरियों में
नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करा दी। तो नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करा दी। तो नौकरियों में उच्च पदों पर जो नियुक्ति करने की जो प्रथा थी वो किसने समाप्त करी थी? तो प्रथा समाप्त करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या करा था? भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और अब ये वायसराय बनकर जब भारत में आए थे तो इन्होंने क्या करा था? भारतीयों को उच्च पदों पर क्या करा था? नियुक्त किया था। उसके बाद क्या था? इनके कई महत्वपूर्ण कार्य थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में पूरी तरह से किसको समाप्त कर दिया? तो पूरी तरह से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसके बाद अगर बात करेंगे तो 1830 में इन्होंने ठगी को भी अंत कर दिया। तो ठगी प्रथा का अंत कर दिया और इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जिसे कहते हैं कर्नल सैलीमैन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्नल सैलीमैन। अब क्या था? इन्होंने 1832 में दास प्रथा को भी पूरी तरह से क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि दास प्रथा का भी क्या कर दिया? अंत कर दिया। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। शिशु हत्या को भी क्या कर दिया? अंत कर दिया। तो यही हमारा प्रश्न का जो आंसर है, किसने स्वागत किया था रोपड़ में? तो रोपड़ में जो स्वागत करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनका शासन जो टाइम है वो कितना है आपका? 1828 से लेके 1835 इनका क्या था? शासन समय था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे आपके। हेस्टिंगस की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो गोरखाओं को पराजित किया और सुगोलों की संधि कर ली। कब किसकी संधि कर ली? सुगोलों की। तो सुगोलों की जो संधि करी, तो सुगोलों की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? वो 1816 में सुगोलों की संधि हुई थी। ठीक है, किसने करी थी? लॉर्ड हेस्टिंगस ने करी थी। उसके बाद ऑकलैंड की बात करेंगे तो इनके समय में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। तो रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। मृत्यु कब हुई? तो 1839 में रणजीत सिंह की क्या होगी? मृत्यु हो गई इनके समय में। और मृत्यु हो गई और यही जो जीटी रोड जो आपके शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था, जिसको हम कहते हैं जीटी रोड के नाम से आजकल जानते हैं, तो उसका जो पुनः निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने ही कराया था। तो 1839 में जो रोड था आपका उसे जीटी रोड का नाम दिया गया। जीटी रोड का नाम किसके समय में हुआ था? तो जीटी रोड का नाम किसके समय में हुआ था? तो ऑकलैंड के समय में हुआ था 1839 में। और 1839 में ही रणजीत सिंह की क्या होगी? मृत्यु होगी। तो इस तरह जो हमारा प्रश्न का जो आंसर निकलता है वो क्या निकलता है? विलियम बेंटिक हमारा क्या है? प्रश्न का आंसर निकलता है। डिटेल पे बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न तो हम एक ही पढ़ रहे हैं लेकिन उसके कई सारे अवयव है हमारे पास में, कई सारे प्रश्नों की श्रृंखला हम यहाँ से बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा, आपके लिए पेन ड्राइव लगा रखी है, यानी कि प्रश्न भी किससे होगा? पेन ड्राइव से ही होगा। तो कह रहा है पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव आखिर है क्या, ये बताना है हमको। एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक है, एक चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक द्वितीयक भंडारक एकक है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देखिएगा, अगर कोई डिवाइस हम लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में लैपटॉप है, उसमें हमने लगाया तो उसमें डाटा कलेक्ट करके उसमें रख दिया और उसको कहीं पर रख देंगे, तो यानी कि द्वितीयक भंडारण है हमारा। एक भंडारण हमारा क्या है? लैपटॉप है, यानी कि हमारा पीसी है एक भंडारण। तो क्या है? एक हटाया जाने वाला, यानी कि हटा सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, हटा भी सकते हैं यहाँ से हम इसको। ठीक है, तो आपके लिए पेन ड्राइव लगा रखी है हमने, आप देख सकते हैं पेन ड्राइव हमारी यही है। तो क्या है? क्योंकि आपके प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपके कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को हम जानते हैं कंप्यूटर के जनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यह कौन तय करता है कि कोई विशेष
विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो प्रश्न सिंपल सा है कि यह कौन तय करेगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या वित्त मंत्री। तो राष्ट्रपति करेंगे या लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा के सभापति करेंगे और आपके वित्त मंत्री। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो हमारे वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति आपके जो हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है आपकी। ठीक है, जो आपके संथाल जनजाति से संबंधित है, यानी कि पहली जनजातीय राष्ट्रपति की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू है, जो आपके संथाल जाति से संबंध रखती है। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी गणना कौन करेंगे, तो इसकी गणना करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, तो अगर हम रियल अनुच्छेद की बात करें तो रियल अनुच्छेद है आपका 110 ब्रैकेट में 3। तो 110 ब्रैकेट में 3 के अंतर्गत क्या करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष ही ये तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, लोकसभा की जो चुनाव की जो तारीख होती है, यानी कि अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो अध्यक्ष का चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्यों में से ही कर लिया जाता है। जिसके चुनाव की तारीख को कौन निर्धारित करता है, तो चुनाव की तारीख को निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं होता है आपके किसके, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। तो चुनाव तारीख को कौन निर्धारित करेगा, तो आपके राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष बोले या पदेन सभापति बोले, कौन होता है आपका, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं हमारे, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन होते हैं यहाँ से, तो हमारे उपराष्ट्रपति यहाँ से आपके होते हैं। ठीक है, चलिए, इस तरह हमने देखा। हमारे वित्त मंत्री की अगर बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में क्या हमारे वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो यहां से हमने देखा तो लोकसभा अध्यक्ष ही होगा जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि पारित करेगा या नहीं करेगा। तो ये किस पर निर्भर करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगर प्रश्न बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पद की कभी भी शपथ नहीं लेता है। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मूव करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इनकी भारत की सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो कौन सी है, यमुना नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, सरहिंद नहर है या उपयुक्त में कोई नहीं। अच्छा, अपर बाड़ी दोआब नहर है। ठीक है, यमुना नदी की अगर बात करेंगे तो यमुना नदी आपके यमुनोत्री से निकलती है, आपके बंदरपुच्छ से निकलती है। कहां से निकलती है, बंदरपुच्छ से यहां से निकलती है। तो आपके बंदरपुच्छ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यमुना क्या है, भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है और इसे हम सतत बहने वाली नदी कहते हैं। कैसी नदी कहते हैं, तो सतत यानी कि हमेशा बहने वाली नदी कहते हैं यमुना नदी। ठीक है, तो सतत बहनी नदी हम इसको कहते हैं। अगर हम इंदिरा गांधी नहर की अगर बात कर लेते हैं तो इसका जो उद्घाटन था वो 31 मार्च 1958 को उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तो इसका जो उद्घाटन था वो 31 मार्च 1958 को उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और इसकी अगर बात करेंगे तो सतलज नदी के साथ भी सीमा बनाती है और साथ में आपके ब्यास नदी के साथ भी सीमा बनाती है। तो कहां से निकलती है, आपके हरिके बैराज से निकलती है। कहां से निकलती है, हरिके बैराज से निकलती है। अगर लेंथ की बात करेंगे तो 649 किलोमीटर क्या है यहाँ से लेंथ है हमारी। तो दो नदियों के संगम पर है।
ठीक है। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। तो 2 नवंबर 1984 से इसका नाम बदल दिया गया और इसे कर दिया गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसे नाम दिया गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। ठीक है, तो 2 नवंबर 1984 से इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे कहा गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, देख सकते हैं आप नदी का दृश्य भी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इंदिरा गांधी नहर। तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक आपकी जायकवाड़ी परियोजना भी है। ठीक है, जो आपके महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां जो होती है वो कौन प्रदर्शित करता है, चिप करता है, बाइट करता है, बग करता है, बिट करता है। तो क्या करता है आपका, बग करता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहे हैं निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक रिवर, लोहित नदी, सुबनसिरी नदी उपयुक्त नदी में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, या अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो केवल एक है, 2 और 3 है, केवल 1 और 3 है, 1 2 3 है। अगर सॉरी सर, ठीक है, तो देखते हैं। जो हमारी बराक रिवर जो है वो भारत के 4 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से, 4 नहीं, यानी कि 4 राज्य और आपके बांग्लादेश से भी गुजरती है। तो देखते हैं। तो बराक नदी की अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 900 किलोमीटर है। लेकिन 524 किलोमीटर जो लंबाई है आपकी वो कहां पर है, आपके भारत में है। कहां पर है भाई मेरे, भारत में है। तो कहां से निकलती है, तो मणिपुर जाती है, उसके बाद नागालैंड जाती है, मिजोरम जाती है और आपके असम में जाती है। ठीक है, तो मणिपुर हो गया आपका, मिजोरम, नागालैंड, और अगर बात करेंगे तो असम। और असम के बाद की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो आपके बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो 1500 जो आपकी 524 जो किलोमीटर जो लेंथ है वो आपकी कहाँ पर है, वो आपकी है भारत में। और 900 किलोमीटर में जो जो हमारा रेस्ट जो बचता है यानी कि वो कहाँ पर है, आपके बांग्लादेश में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, तो ए तो आपकी नहीं बहेगी, यानी कि ए वाले जो है वो आपके सभी के सभी कट जाएंगे। तो इससे निकलता है कि 2 और 3 हमारा सही आंसर हो सकता है। देखिएगा, करने की हमको प्रश्न को जरूरत ही नहीं है, अगर एक को हम लिख सकते हैं। लोहित नदी को हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, तो खूनी नदी के नाम से जानते हैं। खून की नदी या खूनी नदी के नाम से जानते हैं। और 200 किलोमीटर चलते हुए असम के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है, असम के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है, तो असम के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है, यहां से लोहित सुबनसिरी की बात करेंगे तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, यानी कि ए वाला और ए वाला आपका सही है। तो 2 और 3 क्या है हमारा पूरी तरह से क्या है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है कि नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है, कि नर्मदा और तापी नदियों के मध्य जो है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। प्रश्न हमारा ए है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, अरावली की पहाड़ियां, सतपुरा की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, या आपके विंध्य पर्वत की पहाड़ियां। ठीक है,
तो अरावली पर्वत श्रृंखला को अगर हम देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला आपके राजस्थान में है। राजस्थान के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपकी दिल्ली में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, हरियाणा से सीमा स्पर्श करती है, गुजरात से करेगी और आपकी दिल्ली से करेगी। तो अप्रॉक्स 900 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जब विश्व की सबसे प्राचीन होगी तो भारत की भी होगी। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इस पर जो जनजाति जो निवास करती है उसको हम कहते हैं भील जनजाति। कौन सी जनजाति के नाम से जानते हैं? भील जनजाति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कहां पर है, आपके राजस्थान में है और इसको हम भील जनजाति के नाम से भी जानते हैं। तो सतपुड़ा की अगर बात करेंगे तो आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो किसके मध्य स्थित हैं? आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, सर्वोच्च चोटी क्या है आपके सतपुड़ा रेंज की, तो सर्वोच्च चोटी की हम बात करते हैं तो धूपगढ़। तो धूपगढ़ की जो चोटी है वो आपकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी लेंथ की बात करेंगे तो 1350 किलोमीटर है। कितनी है आपकी? 1350 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं तो है आपके गुरु शिखर। क्या है? आपके गुरु शिखर है जो आपके माउंट आबू पर स्थित है। लंबाई की, ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर क्या है हमारी ऊंचाई है। किसकी? गुरु शिखर की। राजमहल की पहाड़ियां हो गई, बिंद की पहाड़ियां हो गई, आपके एमपी में होंगी। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि नर्मदा नदी की अगर बात करेंगे तो नर्मदा जो नदी है उसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश के, यानी कि अगर नर्मदा की यहां से बात कर लें और आपके तापी नदी की बात कर लें तो नर्मदा की जो लंबाई है वो आपकी 1312 किलोमीटर है, जो आपके कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विंध्याचल के मध्य से निकलती है, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ियों से भी निकल सकती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 1312 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई है। अगर ताप्ती नदी की बात करेंगे, ठीक है, तो भी आपके ताप्ती नदी, दो नदियां ऐसी हैं जो आपके डेल्टा का निर्माण ना करके किसका निर्माण करती हैं? आपके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण ना करके आपके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो किस ओर बहेंगी? तो बहेंगी हमारे पश्चिम की ओर। किस ओर बहेंगी? पश्चिम की ओर बहेंगी। और कहाँ गिरेंगी? आपके अरब सागर में गिरेंगी। तो पश्चिम की ओर बहेंगी और आपके अरेबियन सी में गिरेंगी, यानी कि अरब सागर में गिरेंगी यहां से। ठीक है, तो कहां पर गिरेंगी? अरब सागर में गिरेंगी आपके। तो देखिएगा, ये हमारी डिटेल थी। तो इसमें हमने प्रश्न लगा लिया है ना कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो धूपगढ़ चोटी हमारी सबसे ऊंची होगी। कह रहा है कि स्टेटोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, विवर्तन हो गया, या आपका ध्रुवण हो गया। ठीक है, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो परावर्तन। किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा? रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ठीक है, भारतीय प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है, आपकी कावेरी नदी है। ठीक है, यहां से देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला ही चल रही है हमारी। तो देखते हैं सबसे लंबी नदी। एक तो प्रादीपीय देखते हैं। प्रादीपीय क्या होता है? जिसके तीन ओर क्या हो? जल हो। तीन ओर क्या हो? आपका जल हो। और एक ओर क्या हो? आपका स्थल मंडल हो। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रादीपीय भारत। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रादीपीय भारत। और प्रादीपीय भारत में जो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? आपके तालाबों से होती है। तो सिंचाई जो सबसे ज्यादा होती है तालाबों से होती है, जिसको हम कहते हैं
6% सिंचाई होती है वो भी किससे होती है? तो सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो तालाबों से आपके होती है। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? तो नहरों से सबसे अधिक आपकी सिंचाई नहीं, नलकूपों से सबसे अधिक होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है हमारा? नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए गोदावरी आपकी हो गई, नर्मदा होगी। अभी हमने पढ़ा कि नर्मदा की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी? 1312 किलोमीटर आपकी नर्मदा की लंबाई है। 1465 किलोमीटर जो लंबाई है वो किसकी है? आपके गोदावरी नदी की है। किस नदी की लंबाई है? गोदावरी नदी की है। अगर हम यहाँ से महानदी की बात करेंगे तो 900 किलोमीटर लंबी है। और कावेरी नदी की अगर बात करेंगे, महानदी की बात करेंगे तो 900 किलोमीटर और कावेरी की बात करेंगे तो 805 किलोमीटर। तो लंबाई के हिसाब से हम बता सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? आपकी गोदावरी नदी है। ये तो हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है, अब हम प्रायद्वीपीय भारत की ही बात कर लेते हैं। अगर हम विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो क्या है? आपकी गंगा नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है आपकी 2525 किलोमीटर। सॉरी, विश्व की नहीं, भारत की। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। उसके बाद हमने देखा कि दूसरी जो सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी क्या है? गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई है हमारी 1465 किलोमीटर। उसके बाद बात करेंगे कि दूसरी सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है? तो आपकी कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई आपकी 1400 किलोमीटर है। क्या है आपके? 1400 किलोमीटर है। अब प्रश्न हमारे क्या बनेंगे? अगर ओवरऑल बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है आपकी? तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा। उसके बाद प्रश्न बनता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बताइए, तो वो गोदावरी। तीसरी बात करती है तो कृष्णा नदी, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? यही वही हमारा प्रश्न है, यानी कि गोदावरी नदी होगी। ठीक है, और अगर पूछेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो आपकी कृष्णा नदी होगी। ठीक है, गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं, या हम कह सकते हैं वृद्ध गंगा। क्या कह सकते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण की गंगा कह सकते हैं, हम वृद्ध गंगा कह सकते हैं, लेकिन दक्षिण गंगा कहते हैं। लेकिन कावेरी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा हम कहते हैं किसको? कावेरी नदी को। तो आप डिफरेंस समझिएगा, प्रश्नों का अंतर समझिएगा कि प्रश्न किस टाइप से पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय हमको समझ में आ गया। अगर बात करेंगे कि गोदावरी कहां से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? आपके नासिक से निकलती है। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, नासिक यानी कि महाराष्ट्र। अगर बात करेंगे कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो कृष्णा आपके महाबालेश्वर से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश में भी मैचिंग करने के लिए पूछे गए थे प्रश्न। उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो कहां से निकलती है? आपके महाबालेश्वर से निकलती है। तो देखिएगा नदियों की चर्चा अगर बात करेंगे तो गोदावरी नदी पर एक परियोजना बनी है, जिसको हम कहते हैं जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना। किस नाम से जानते हैं? तो जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बनता है हमारा। रबड़ के बल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यानी कि रबड़ का जो बल्कनीकरण होता है वो क्या होता है? रबड़ के टिकाऊ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है, कार्बन, ओजोन या फास्फोरस। तो जो रबड़ होती है उसको टिकाऊ पदार्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें हम मिलाते हैं सल्फर। क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। ओजोन की बात करेंगे तो O3। तो आपके एक वायुमंडल में एक परत होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। किस नाम से जानते हैं? ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत के नाम से जानते हैं हम इसको। और जो ओजोन परत है वो आपके कौन से मंडल में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर की समताप मंडल में पाई जाती है। तो क्या करती है? तो आपका देखिए सूर्य
ये आपके सूर्य देवता हैं जो आपके मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, उनको अवशोषित कर लेती है। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का जो काम करती है वो कौन करती है, तो वो आपकी ओजोन परत करती है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करने का कार्य कौन करती है, ओजोन परत करती है। किस मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल का सबसे निचला जो मंडल है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर पृथ्वी है, जहां पर मौसमी घटनाएं होती हैं, वो मंडल हमारा क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। उसके ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो आपके क्या है, समताप मंडल है, यानी कि समताप मंडल में ही वायुयान आपके उड़ते हैं और वहीं पर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 500 सेकंड लगते हैं, या हम कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय या 500 सेकंड का समय हमको लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड भी वही बात हो गई हमारी, 500 सेकंड के बराबर हो गई, ठीक है। तो समताप मंडल में पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर। अगर सूर्य की बात करेंगे कि स्टडी ऑफ सन, स्टडी ऑफ सन पूछ रहा है कि सन का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि सूर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सूर्य का अध्ययन कहलाता है हेलियोसिस्मोलॉजी। हेलियोसिस्मोलॉजी, तो हेलियोसिस्मोलॉजी कहलाता है आपका सूर्य का अध्ययन, ठीक है। अगर हम यहीं पर बात कर लें कि जो हमारा सूर्य होता है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो आपके एक तो आपकी हाइड्रोजन होगी, दूसरी आपकी कौन सी गैस होगी, आपके हीलियम। तो सूर्य में हमारे सूर्य जो होता है वो दो से मिलकर बना होता है, हीलियम और हाइड्रोजन, यानी कि दो गैसों से मिलकर बना होता है आपका सूर्य, ठीक है। और भी कई सारे इसमें छोटी छोटी मात्रा में गैसें होती हैं, लेकिन प्रमुख क्या होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो हमने देखा कि बल्कनीकरण में जो प्रयोग होने वाला जो पदार्थ है वो क्या है आपका सल्फर, सल्फर मिलाया जाता है, इससे क्या होता है, रबड़ क्या होती है, टिकाऊ बन जाती है हमारी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि सबसे निचला जो मंडल है उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिसमें समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं, और मौसमी घटनाएं किस मंडल में नहीं होती, तो समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना हमारी नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग बंबई पतन का लाभ उठाने वालों में से प्रमुख हैं, तो बंबई पतन का लाभ उठाने वालों में से प्रमुख हैं, कौन से उद्योग हैं हमारे, लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी और सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग व वस्त्र उद्योग, या इंजीनियरिंग और जो आपके उर्वरक उद्योग हैं वो, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग व उद्योग जो है पेट्रो रसायन, यानी कि ये प्रश्न जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझको, हाँ ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो प्रश्न क्या है कि बंबई में आपके जो हैं, आपके एक तो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, और एक आपका पेट्रो रसायन है, क्या है आपका, पेट्रो रसायन है। तो उठाने वाले लाभों के लिए प्रमुख है, एक तो सूती वस्त्र है और क्या है आपका दूसरा पेट्रो रसायन है। अगर पूछेंगे भारत की पहली सूती वस्त्र की मिल कहाँ पर लगी, तो भारत की पहली जो सूती वस्त्र की जो मिल लगी थी वो कहाँ पर लगी थी, वो लगी थी आपके कपास, यानी कि सूती वस्त्र की बात करेंगे तो कहाँ पर लगी थी, आपके कोलकाता में लगी थी, लेकिन वो क्या हो गई थी, वो विफल हो गई थी। उसके बाद जो लगी थी वो कहाँ पर लगी थी, आपके बॉम्बे में लगी थी। तो प्रश्न बनता है कि जो सूती वस्त्र की जो मिल थी सबसे पहले सफल कहाँ पर लगी, तो आपकी सपली वाली की बात करेंगे, जिसे लगाया था नाना भाई डॉबर ने, किसे लगाया था, नाना भाई डॉबर ने लगाया था, और लगाया था 1853 में, ठीक है। तो 1853 में लगाया था, नाना भाई डॉबर ने लगाया था 1853 में, और जो असफल थी उसे लगाया गया था 1818 में, ठीक है। तो सूती वस्त्र की जो पहली जो मिल थी वो कहाँ लगी, आपकी बॉम्बे में लगी थी। अगर कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता की जो स्थापना करी है वो किसने करी है, जो चारनाक ने क्या करी है,
कोलकाता की स्थापना की। ठीक है, तो जॉब चार्नक ने क्या करी है, कोलकाता की स्थापना की है। और इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो सूती वस्त्र लगा सकते हैं, वस्त्र उद्योग लगा सकते हैं, ये भी ठीक है। तो समथिंग ये भी हो सकता है। वैसे आपका सही क्या होगा, सूती वस्त्र व पेट्रो रसायन। ठीक है, चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है, यानी कि पूछ सकता है मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तिल्ली होती है, एकरक्त होती है, मस्तिष्क होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे जब हमारे शरीर में जब मलेरिया हो जाता है तो उससे जो प्रभावित होने वाला जो अंग है उसे हम तिल्ली के नाम से जानते हैं, लिहा के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं स्प्लेन। ठीक है, ओवरऑल तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग, होने वाला अंग। अगर पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा जो अंग है वो क्या है, हमारी त्वचा। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो हमारी क्या है, त्वचा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि एकरक्त या मस्तिष्क की बात करेंगे तो समन्वय का केंद्र क्या है, हमारा मस्तिष्क है। तो मानव शरीर में समन्वय का जो केंद्र है वो हमारा क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है, आपकी एकरक्त। इसको हम बोल सकते हैं लीवर। क्या बोल सकते हैं, लीवर। अगर हम बोल दें कि स्टडी ऑफ लीवर किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ लीवर किसे कहते हैं, तो हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। तो हेपेटोलॉजी को स्टडी ऑफ लीवर कहते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम कंफ्यूजन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं। तो यानी कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी। तो पेटो और मेटो, पेटो और मेटो क्या कहलाता है आपका, हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है, और हेमेटोलॉजी आपका रक्त का अध्ययन आपका कहलाता है। ठीक है, तो जो लीवर होता है ये आपका शरीर का ऐसा अंग होता है जो पुनः निर्मित भी हो सकता है, और शरीर में सबसे अधिक तापमान उत्पन्न करने वाला अगर कोई अंग है तो वो क्या, हमारा लीवर। तो लीवर क्या हो सकता है, आपका शरीर में सबसे अधिक तापमान उत्पन्न करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम नोट करेंगे, तो लीवर जो है क्या होता है, यानी कि पुनः इसकी स्थापना हो जाती है शरीर में, पुनर्जीवित भी हो सकता है ये। और आपका इसे मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये मानव शरीर के दाईं ओर क्या होता है, आपके स्थित होता है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ क्या होता है, आपके राइट हैंड की तरफ क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ग्रंथि है हमारी जिसको हम कहते हैं थायराइड, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड है आपकी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो क्या है, हमारी थायराइड है। और अगर बात करेंगे तो स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में जो आपके समन्वय का जो केंद्र है उसको हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो किस तरफ स्थित होता है, आपके मनुष्य के दाईं ओर स्थित होता है। देखिएगा ये हमारा लीवर है। ठीक है, ये मनुष्य के किस ओर स्थित होता है, तो आपके दाईं ओर स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या जो होती है, और इसके साथ में हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है। तो साथ में एक प्रश्न भी जोड़ लेते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी पूछे या वक्रता त्रिज्या आपसे पूछे, क्या होगी, शून्य होगी, एक होगी, या अनंत होगी। तो भाई मेरे ओवरऑल क्या होगी, अनंत ही होगी, या एक और अनंत के बीच में होगी। तो एक और अनंत के बीच में नहीं होगी, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद अगर है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्रत, कौन सा सबसे बड़ा व्रत है। तो सबसे बड़े अगर व्रत की हम बात करेंगे तो देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। मैं आपको अच्छे से तरह से इसके डिस्क्राइब कर दे रहा हूं कि कर्क रेखा जो होती है, तो कर्क रेखा जो हमारा एंगल जो बनाती है वो 23 सही 1/2 का नॉर्थ साइड में एंगल बनाती है। नॉर्थ मतलब क्या हो गया, उत्तरी एंगल बनाती है कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा यहाँ से उत्तरी एंगल को बनाती है और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 35 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मैंने आपको पढ़ाया है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने एक एक्सप्लेनेशन पूरा वीडियो दिया है कर्क रेखा पर, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कर्क रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है वो क्या है? आपकी माही नदी। याद रखिएगा, जो कर्क रेखा को 2 बार जो नदी काटती है उसको हम क्या कहते हैं? माही नदी कहते हैं। और कर्क रेखा सूर्य के लंबवत कब होगी? तो कर्क रेखा सूर्य की जो लंबवत होगी वो कब होगी? 21 जून को होगी। इसी दिन हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा जो दिन होता है, यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होगा वो 21 जून को होगा। क्या होगा? 21 जून को होगा। तो कर्क रेखा ठीक लंबवत होती है किसके? सूर्य के लंबवत होती है 21 जून को। ठीक है, याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो आपकी माही नदी काटती है। उसके बाद कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं। मकर रेखा, तो 23 से 1/2 डिग्री साउथ का अगर एंगल बनाएंगे तो हम इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और इसको 2 बार जो काटने वाली नदी है उसको हम कहते हैं लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी कहते हैं कर्क रेखा। और सूर्य के लंबवत कब होगी? तो सूर्य के लंबवत कब होगी? 22 दिसंबर को। जब सूर्य के लंबवत 22 दिसंबर को होगी तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु होगी। क्या होगी भाई मेरे? शीत ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु होगी, याद रखिएगा। तो मकर रेखा जो है वो कितनी, यानी कि 22 दिसंबर को, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या हुआ? शीत ऋतु। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर देते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? यानी कि जो विषुवत रेखा है इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम? तो इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। और कह सकते हैं कि जीरो अक्षांश जो रेखा होती है, यानी कि विश्व के मानच को 2 भागों में जो रेखा काटती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं, या उसे हम मेडिटेरियन लाइन, या उसे विषुवत वृत्त यानी कि कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये 2 जगह लंबवत होती है। एक तो होती है आपकी 23 सितंबर को, और एक बार सूर्य के लंबवत होती है 21 मार्च को। तो जब 23 सितंबर को जो लंबवत जब होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं शिशिर विषुवत। किस नाम से जानते हैं? शिशिर विषुवत के नाम से जानते हैं। आपकी यूपी पैट में पूछा गया प्रश्न है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बसंत विषुवत के नाम से जानते हैं। बसंत विषुवत के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार जो काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? आपकी कांगो नदी। तो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। ठीक है, तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा? एज ए विषुवत रेखा। तो जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा जो व्रत होगा वो क्या होगा? आपका विषुवत व्रत होगा। ठीक है, ओके। प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संसद करती है, विधि मंत्री करती हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिएगा, भारत के महान्यायवादी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 76 यानी कि 76 के अंतर बात करेंगे तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। जो देश का क्या होता है? सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानून अधिकारी है आपका, जिसका भारतीय संविधान में कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है।
यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे हटा सकता है। ये यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। इसको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, राष्ट्रपति जैसे ही चाहेगा वैसे इसको हटा सकता है। तो संविधान के द्वारा ना तो इसका वेतन निश्चित है, कौन निश्चित करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ना तो इसका समय निश्चित है कितने वर्षों के लिए बनाए जाएंगे, तो कौन तय करेगा, सबको राष्ट्रपति तय करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद अगर 143 की बात करेंगे, याद रखिएगा 143 बहुत आपके लिए प्रेम भरा शब्द है। 143 की चर्चा तो आप पता होगी कि 143 क्या है, लेकिन भारतीय संविधान भी आपसे कम नहीं है। तो भारतीय संविधान ने एक आर्टिकल बनाया है जिसे हम कहते हैं 143। तो 143 क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार, किसका, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। तो कौन करेगा, पहल भी भारत का महान्यायवादी, जिसे हम देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा भारत का महान्यायवादी, जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। इसका समय निश्चित नहीं है, कितने समय के लिए रहेगा, इसका वेतन निश्चित नहीं है। सब कौन निश्चित करते हैं, तो सब कौन निश्चित करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अगर संसद की बात करेंगे तो किस आर्टिकल में आपके संसद है, तो आर्टिकल नंबर 79 में संसद है। ठीक है, राज्यसभा की बात करेंगे, संसद के पार्ट हैं। तो राज्यसभा की बात करेंगे 80 में क्या है आपके राज्यसभा है। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो आपके 81 जो आपका अनुच्छेद है उसमें क्या है आपकी लोकसभा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। काफी सारे प्रश्न हैं हमारे पास में कि किस इलाके को बाइबली गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है, किस बाइबली इलाके को कहा जाता है। ठीक है, मृत सागर, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को, नील घाटी को, या कांगो नदी को। तो भूमध्य रेखा को दो बार जो काटने वाली जो नदी है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कांगो रिवर के नाम से जानते हैं। नील, अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो नील नदी है। मृत सागर की बात करेंगे तो आपके जॉर्डन और इजराइल में स्थित है, इजराइल में स्थित है। यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, पानी खारा है, जिस कारण जल का घनत्व तो क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। यानी कि इस सागर में अगर मनुष्य तैरेगा तो वो डूबेगा नहीं। तो इस सागर में अगर मनुष्य तैरेगा तो वो नहीं डूबेगा, क्योंकि जल का घनत्व क्या है, यानी कि अधिक है। ठीक है, तो मृत सागर हम कह सकते हैं जॉर्डन इजराइल के साथ सीमा बनाता है। तो दक्षिणी इराक की जो कच्छ भूमि है उसी को हम कहते हैं गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न बनाते हैं। अगला क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी, या चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। तो देखिएगा किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न है हमारा। अगर हर्षवर्धन की बात करेंगे तो हर्षवर्धन कहाँ बैठे थे, तो थानेश्वर की गद्दी पे बैठे थे और राजधानी कन्नौज को बना लिए थे। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हम कहते हैं बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन के ऊपर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है बहुत अच्छे तरह से, आपके लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री के प्रश्न वीडियो के पेपर पूछे जाएंगे। मैंने उन्हीं टॉपिकों पे वीडियो बनाई है जो आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, और मैं और भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ये तो हमने आपको टाइम टेबल जो दिखाया वो तो आपकी क्लासें चलेगी, उसके एक्स्ट्रा भी कई सारी क्लासें हमारी चलेंगी। ठीक है, उसके बाद कुमार गुप्त की बात करेंगे तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी इन्होंने। ठीक है, और यहां से अगर हम बात करेंगे तो इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त का दरबारी जो कवि थे वो कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि आपके हरिसेन होंगे, ठीक है। और चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो आपके चंद्रगुप्त भी आपके मौर्य वंश से रहे, ठीक है। तो यहां से हमने देखा तो इन्होंने एक स्तंभ लेख को लिखा था जिसे हम कहते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। किस नाम से जानते हैं इसको? प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। और प्रयाग स्तंभ लेख में आपके कई सारे राजाओं की चर्चा की जाती है, जैसे आपका समुद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त के बाद अशोक की चर्चा की जाती है प्रयाग स्तंभ लेख में, ठीक है। और आपके अकबर की चर्चा, अकबर के पुत्र यानी कि जहांगीर की चर्चा की जाती है। और चर्चा की जाती है बीरबल की, इसकी चर्चा की जाती है तो बीरबल की भी तो चर्चा की जाती है। तो देखिएगा कि जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय है, यहीं पे एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है जिसकी स्थापना किसने करी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना आपके धर्मपाल ने करी, जो पाल वंश के एक महानतम शासक थे। और पाल वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो पाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे, ठीक है। चलिए भाई, डिस्क्राइब भी किया गया है इसको। तो क्या है डिस्क्राइब में फंक्शन कि इस विद्यालय की स्थापना जो थी, एक देखिएगा आप नालंदा विश्वविद्यालय कितना गजब का विश्वविद्यालय रहा था। कई सारे टीचर थे, 15,000 से ज्यादा टीचर थे आपके 2 से 3,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। आज की स्थिति क्या है कि टीचरों की संख्या बहुत कम है, स्टूडेंट की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना श्री गुप्त कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। आप बताइएगा हिंदी में लिखा क्या है? हिंदी में लिखा क्या है? हिंदी की तारीखें लिखी है, ये लिखा है 4, ये लिखा है 5, ये लिखा है 0, यानी कि 450 से 470 को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकार में पूरा कराया गया। याद रखिएगा, आपके लिए नया क्वेश्चन बना है, हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला है। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों में इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा है। इसे सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी क्या करा है? संरक्षण प्रदान किया है। तो इन्होंने भी इसको क्या दिया है? संरक्षण दिया है, याद रखिएगा आप। और क्या था, जो कुमारगुप्त था उसी ने इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था। देख लीजिएगा कैसा चमचमा रहा है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। कहां पर है? आपके बिहार में है। नालंदा व विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? तहस-महस कर दिया था, उसने आग लगा दी थी। और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो वो कई वर्षों तक जलता रहा, क्योंकि उसमें इतनी सारी बुक्स थी कि वो कई वर्षों तक जलता रहा, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? तहस-महस कर दिया था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो महमूद गौरी के समय में था बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है हमारा कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू ने की, महात्मा गांधी ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, या मोहम्मद अली जिन्ना ने की? अगर आपको पता होगा, आपने सभी अधिवेशन पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू ने भी अध्यक्षता करी थी 40वें अधिवेशन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल मिला के 55 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 40वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1925 में। और अधिवेशन हुआ था आपके उत्तर भारत के मानचेस्टर यानी कि कानपुर में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने करी थी? वो सरोजिनी नायडू ने करी थी, ठीक है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? आपकी सरोजिनी नायडू थी। 1917 में जब कोलकाता में अधिवेशन हुआ था तो उस समय जो अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। तो आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं एक, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी और उन महिलाओं के नाम क्या थे? आप मुझको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि उन महिलाओं के नाम क्या थे, ठीक है। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने क्या करा? आपके 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1924 में हुआ था। तो 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1924 में हुआ था। कहां हुआ था? आपके
बेलगांव में हुआ था। ये पहला अधिवेशन नहीं था जो गांव में हुआ था, ये आपके कहां पर है, तो ये आपके कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो एम के गांधी ने की थी। और यहां से अगर हम बात करेंगे कि कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, आइए। रविन्द्रनाथ टैगोर कभी आए नहीं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या करा, वंदे मातरम को लिखा, जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। क्या हमारा राष्ट्रीय गीत है। किस पुस्तक से लिया गया, तो गीतांजलि से लिया गया। और भारत में अगर नोबेल पुरस्कार कोई व्यक्ति पहला विजेता है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि एशिया में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो पहले भारतीय हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें किस पुस्तक के लिए मिला था, 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो महात्मा गांधी की, यानी कि ये अधिवेशन जो था वो गांव में नहीं था। ये अधिवेशन जो था वो क्या था, गांव में नहीं था। अब प्रश्न बन सकता है कि कौन सा अधिवेशन था जो पूरी तरह से कहां हुआ था, गांव में हुआ था। तो 50वां जो अधिवेशन था, ठीक है, तो 50वां जो अधिवेशन था वो कहां हुआ था, आपके फैजपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, फैजपुर में हुआ था। और फैजपुर आपके महाराष्ट्र में है, और अधिवेशन हुआ था 1937 में। कब हुआ था, 1937 में। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने संभाली, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करी थी, अध्यक्षता संभाली थी यहां से। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा वो क्या होंगे, आपके महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को कई बार मेंशन किया गया था अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन क्या था, महात्मा गांधी ने कभी भी अध्यक्ष पद की अध्यक्षता नहीं करी, ओनली एक ही की अध्यक्षता करी, जिसको हम कहते हैं बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, अगर हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, यानी कि जो पट्टाभी सीतारमैया थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, और इन्हीं ने क्या करी थी, लास्ट अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ये बहुत ही प्रिय शिष्य थे किसके, गांधी जी के, तो पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया, राइट। कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला एक शब्द है बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, कच्चे तेल को करता है। देखिएगा, बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल को संदर्भित करता है, बहुमूल्य धातु को करता है, दुर्लभ मृदा तत्व को करता है, या यूरेनियम को करता है। ठीक है, यूरेनियम की बात अगर करेंगे तो यूरेनियम को हम पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं हम यूरेनियम को, पीला केक के नाम से जानते हैं। और यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है आपका, 92 परमाणु क्रमांक है। अगर अयस्क की बात करेंगे कि यूरेनियम का अयस्क क्या है, तो यूरेनियम के ओर की बात करेंगे, चलते हैं कैटरीना कैफ की ओर, जिसे हम कहते हैं तेरी ओर। गाना नहीं सुने आपका, तेरी ओर, किसका गाना है, कैटरीना कैफ का गाना है तेरी ओर। यानी कि ओर की बात करेंगे तो अयस्क को हम क्या बोलते हैं, ओर के नाम से जानते हैं। पिच ब्लेड इसका अयस्क है U3O8। U3O8 क्या है, पिच ब्लेड है आपके। ठीक है, तो अगर बात करेंगे कच्चा तेल हो गया, बहुमूल्य धातु हो गई, आपके दुर्लभ मृदा आपकी हो गई, तो क्या होगा, किससे संबंधित है, तो आपके कच्चे तेल से संबंधित है। समाचारों में देखा गया है अभी हाल ही में जी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां पर है। पूछ रहा है कि ग्रेट इंडियन जो हॉर्नबिल है आपका, वो कहां पर सबसे अधिक पाया जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के रेतीले मरुस्थल में, जम्मू कश्मीर के उच्चोत्तर हिमालय क्षेत्रों में, पश्चिमी गुजरात के लवण क्षेत्रों में, या पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं।
सह्याद्री के नाम से किसे जानते हैं? पश्चिमी घाट को जानते हैं। तो पश्चिमी घाट जो है वो आपके उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण में कुल आपके 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट के नाम से जिसको हम जानते हैं, जो आपके महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आपके कन्याकुमारी, यानी कितने राज्यों में? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो आपके कन्याकुमारी। तो आप देखते हैं अभी, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो भारत के अगर मानचित्र की यहाँ से बात कर लें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पश्चिमी तट है, और ये हमारा क्या है? ये आपका पूर्वी तट है। ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट की जो सबसे ऊंची जो चोटी है उससे हम कहते हैं अनाईमुडी। क्या कहते हैं हम उसको? अनाईमुडी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है अनाईमुडी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है? आपका पश्चिमी घाट है हमारा। ठीक है। केरल में जो तट है इसको हम कहते हैं मालाबार का तट। किस तट के नाम से जानते हैं? तो मालाबार का तट पूछा जाता है। और जो तमिलनाडु में जो तट है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। किस तट के नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल का उसको हम तट कहते हैं। ठीक है। आप देखिएगा तो सही आंसर हमारा क्या होगा? जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो अपने प्रसिद्ध आवास के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ सबसे ज्यादा पाया था? पश्चिमी घाट में। एक हॉर्नबिल महोत्सव भी बनाया जाता है, याद रखिएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कहाँ पर बनाया जाता है? तो वो आपके नागालैंड में बनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो महोत्सव होगा वो कहाँ पर होगा? आपके नागालैंड में बनाया जाता है। ठीक है, राइट आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद हम पढ़ चुके हैं कि सोमपेन जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो रिपीट हो गया है। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं तक थी। ठीक है, आप बताइएगा आपको क्लास हमारी कैसी लगी है। लेकिन हम आपसे उम्मीद आपको दिलाते हैं कि हम जो सीरीज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके प्रश्न पेपर में बने होंगे। यानी कि जो हमने आपको डिस्क्राइब किया है उसकी आप जरूर नोट्स बना लें, और अच्छे से आप जब पेपर का आपका टाइम हो तो आप रिवीजन को उन्हीं नोट्सों से करें। ठीक है, एक क्लास का टाइम टेबल है जो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था। ठीक है, कितनी क्लासें हैं देखिएगा, 6 क्लासें यहाँ से हैं, 3 6 क्लासें आपकी वीडियो की। ये भी क्लासें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये सब कुछ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर कर दीजिएगा अगर आपको लिखी हुई पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो अभी हमने आपको समझाया है वो सब आपको अगर मेंशन करा हुआ चाहिए तो आपको व्हाट्सअप के बाद आप व्हाट्सअप मुझको करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी यहाँ से हमने जो भी लिखे हैं, यानी कि जो टाइप हमने यहाँ से, ठीक है ना, जो हमने यहाँ से जैसे आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो गया, जो टाइप हमसे यहाँ से लिखा है वो सब आपको मिल जाएगा, जिससे आपके नोट्स बनाने में क्या होगी? बहुत ही अच्छी तरह से क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं कि अब हम कब मिलेंगे। तो अब हम मिलेंगे उत्तर प्रदेश में जो वीडियो री एग्जाम की जो आपकी क्लास होगी, अब हम मिलेंगे आपसे कब? बुधवार को। तो अब हम आपसे बुधवार को मिलेंगे। उसके बाद हमारी मुलाकात जो होगी फ्राइडे को होगी, यानी कि शुक्रवार को फिर हमारी मुलाकात होगी। तो हमने 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे, यानी 25 क्वेश्चनों की सीरीज को हम आपके साथ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आप नोट्स बना लीजिएगा और पेपर आने के बाद आप मिला लीजिएगा वीडियो का कि क्या फंसता है या पेपर हमारा नहीं फंसता है। ठीक है, चलो।